जेएनयू पे हम लोगों ने बड़ा चर्चा किया। जेएनयू जो है कि रैंकिंग में भी नंबर 1 नंबर 2 आता रहता है। आप जेएनयू से पीएचडी भी किए हुए हैं। जेएनयू से पीएचडी करने के बाद भी सरकारी नौकरी यानी नौकरी इन द सेंस प्रोफेसर लोगों को नहीं, लोग बन नहीं पा रहे प्रोफेसर। आप भी जेएनयू से पीएचडी किए हुए, मुझे लग रहा है कि आपको 3 साल हो गए, 4 साल, लेकिन फिर भी अभी तक आप संविदा पे गेस्ट लेक्चरर हैं, आप गेस्ट पे पढ़ा रहे हैं। ये इतना फर्क क्यों है? रैंकिंग वाला विश्वविद्यालय, वहां से आपने पढ़ाई की, उसके बाद भी आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं, आपको नौकरी नहीं है। दरअसल क्या है कि जब से मंडल लागू हुआ यूनिवर्सिटियों में, तो मंडल की सीटें भी बढ़ी, चाहे स्टूडेंट की हो, टीचिंग सीटें हो। ऐसा नहीं है, एक लंबे समय तक जो है ओबीसी रिजर्वेशन लागू ना हो, इसलिए ना ही उसके तहत रोस्टर बनाया गया, ना ही उन सैंक्शन पोस्टों पर जो है कोई सीटें भरी गई, इसलिए लंबे समय तक सीटें खाली रहीं पिछले सरकारों के दरमियान भी। खास करके बैकवर्ड और दलित की सीटें, बैकलॉग बहुत ज़्यादा था जो है, और अभी भी बहुत जगह सीटें खाली हैं। अब जब से ये पिछले 10 सालों में जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, आरएसएस जब से हायर एजुकेशन पे कब्जा करने की कोशिश किया है या कर लिया है अब तक जो है, तो अब क्या कर रहा है कि नौकरियां देने का क्राइटेरिया बदल गया है। अब क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप उठ करके सुबह लाठी भांज रहे हैं शाखाओं में जा करके, आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत बो रहे हैं, आप मजहब जो है सांप्रदायिक हिंसा वाले कंटेंट को परोस रहे हैं, रात दिन जो है आप जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं या जाति विद्वेष पैदा कर रहे हैं, तो ऐसी ये क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया में जेएनयू के लोग फिट ही नहीं बैठ रहे हैं, तो ये वो नहीं आ पा रहा। दूसरा जो है, सारा अपॉइंटमेंट आरएसएस के रंगरूट कर रहे हैं। आरएसएस के चुने हुए रंगरूटों ने पूरे हायर एजुकेशन को दीमक की तरह जकड़ लिया है, और वो जो है अपना घरौंदा बना लिया है। अब ये पूरे देश में इनका घरौंदा बन गया है। अब इस घरौंदे में वही एंट्री करेगा जिनको ये दीमक चाहेंगे। मेरा सवाल एक यहीं से है, रिलेटेड इसी से है, माफ कीजिएगा मैं रोक रहा हूँ आपको। यूनिवर्सिटीज में जो 7 साल 8 साल 10 साल से लोग पढ़ा रहे हैं एडहॉक पे, गेस्ट पे, उनको फिर जब परमानेंट करने की सिचुएशन आती है, भर्ती आती है, वो इंटरव्यू देने जाते हैं, तो एक शब्द यूज हो रहा है एनएफएस, नॉट फाउंड सुटेबल, और उनको निकाल दिया जा रहा है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? अगर वो नॉट एनएफएस के तहत है, वो सुटेबल नहीं है पढ़ाने के लिए, तो 8 सालों तक उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाए क्यों? ये पहला तर्क। दूसरा तर्क, अगर 8 साल तक वो पढ़ाए हैं तो 8 साल के बाद वो एनएफएस कैसे हो जा रहे हैं? एनएफएस एक स्कैम है, एक बहुत बड़ा साजिश है, खास करके ओबीसी वर्ग के और दलित वर्ग के लोगों के साथ। एनएफएस से क्या होता है कि शुरुआत में ये जो जब मंडल लागू हुआ ओबीसी रिजर्वेशन, तो कह रहे हैं कोई अवेलेबल नहीं था। पहले शुरुआत में कोई अवेलेबल ही नहीं, इसलिए हम कैसे नौकरी, क्योंकि दलित पिछड़े लोग, पढ़े लोग ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, ये तर्क दिया जाता था 2007 के पहले का। फिर जब लोग अवेलेबल हो गए तो जो है कह रहे हैं कि एलिजिबल ही नहीं है, वो क्राइटेरिया नहीं पूरी पर, वो मेरिट ही नहीं टच कर पा रहे हैं, तो मेरिट का स्वांग रचा इन लोगों ने। एक पूरी एक उनकी मेथोडोलॉजी है। मेरिट के बाद जो है तीसरी क्राइटेरिया, जब मेरिट हो गया, लोग पीएचडी करने लगे, मास्टर हो गए, भर भर के लोग यूनिवर्सिटी से पास होने लगे, टॉप करने लगे लोग जो है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एकेडमिया हो। तो कब कह रहे हैं इन्होंने नया तीसरा हथकंडा लाया है नॉट फाउंड सुटेबल का, कि अब आप अवेलेबल भी हैं, एलिजिबल भी हैं, लेकिन अब सुटेबल नहीं है। अब सवाल ये है कि जो सुटेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? सुटेबिलिटी के क्राइटेरिया है कास्ट, सुटेबिलिटी का क्राइटेरिया है गोत्र, सुटेबिलिटी का क्राइटेरिया है क्षेत्र। अगर आप गोत्र से हैं, क्षेत्र से हैं, जाति से हैं, एक खास विचारधारा से हैं, तब तो आप सुटेबल हैं। अगर नहीं जो है, ये जो मैंने जिन दीमकों की बात की, जो प्राइमरी एजुकेशन खाने के बाद जो है वहाँ प्राइवेटाइज कराने के बाद अब ये हायर एजुकेशन की तरफ आ गए हैं। तो अब एक तो ये बड़ा सवाल है। दूसरा जो है, जितने भी देश की विश्वविद्यालयों में है, सारा अपॉइंटमेंट जो है रिफर्ड हो गया है। ये रिफर्ड जरिए हो रहा है कि कोई जब तक आरएसएस का रेफरेंस नहीं लगेगा, इन रंगरूटों का रेफरेंस नहीं लगेगा, तब तक किसी को नियुक्ति
नहीं होगी। दूसरी चीज, इतने लोग जो पढ़ा रहे थे एडहॉक, उसमें से देखिए कुछ लोगों ने आत्महत्या किया। हिंदू कॉलेज की घटना है जिसमें एक ओबीसी का नौजवान ने आत्महत्या कर ली इस बात पे, क्योंकि उसका वो जो है चरण चुंबई नहीं कर सकता, वो जो है तेल मालिश नहीं कर सकता, वो इनके लिए जो है इनके आरएसएस के जो अलग अलग ट्रस्ट बनाए हैं, इन ट्रस्टों में वो फंड नहीं दे सकता, वो पैसा नहीं दे सकता है, वो इनकी शॉपिंग नहीं करा सकता है, इनको जो है बड़े बड़े गेस्ट हाउस में रुकवा नहीं सकता था। इसलिए जो है वो सारे क्राइटेरिया फेल हो गए, इसलिए नौकरी से बाहर चला गया। इसलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं मिला कि वो जो कैसे यहाँ अपने आप को सर्वाइव करे या आगे कैसे जीवन चलाए। तो ये बहुत मतलब खास करके, और तब भी मैं कह रहा हूँ जैसे जेएनयू की बात हो रही है, मैं इन लोगों ने जेएनयू से पढ़े होने के नाते ही, मतलब वो किसी भी विचारधारा से हो, जेएनयू का है इसी बात से इनके पेट में मरोड़ है। क्योंकि जो है जेएनयू से आया होगा तो पहले से इनके दिमाग में है कि कहीं ना कहीं जो है सिस्टम में जाके बदलने की बात करेगा, सुधार की बात करेगा, जो है उसको ठीक करने की बात करेगा। तो ये कहीं ना कहीं उस पूरे धारा के ही खिलाफ हैं, और इनका क्राइटेरिया जो है वो संघ है। संघ में जो लाठी भांज रहा है, जो तलवार लेके चल रहा है, तो त्रिशूल घुसाने की बात कर रहा है, गोली मारो सालों की जो नारे दे रहा है, जो जितना अमानवीय हो सकता है, जो जितना क्रूर हो सकता है, वो है दूसरा एक जाति गिरोह है। अगर आप प्रिविलेज समुदाय से हैं तो आपके लिए जगह है, अगर आप दलित पिछड़े हैं तो आप नाक रगड़ लीजिए, आपको जगह नहीं मिलनी। शाखा में भी जो है तुम जाकर के घास में नाक ही रगड़ोगे, पता नहीं कोई सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत सारे जो रोज शाखा में दंड बैठक मार रहे हैं जो शाखा मृग, उनमें जो दलित पिछड़े हैं वो आते हैं बेचारे अपना पेन अपनी सफरिंग के लिए, कि देखिए जो है ये सब क्या है कि बात तो बड़ी गुडी गुडी करता है, बड़ी बड़ी से हमारे यहाँ तो सब बराबर हैं, लेकिन अंदर से एकदम डर जो है वो है। तो मतलब ये अब उनको नाम नहीं ले सकता क्योंकि बेचारे मारे जाएंगे जो है, लेकिन चूंकि सब बात तो आ ही जाती है, उनका दर्द आप ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने उन सवालों को उठाते हैं। आज भी हम लोग जो है इनके यहाँ नहीं जाते हैं नौकरी लेने कि भाई तुम्हारी जो है इस क्राइटेरिया को हम नहीं, हम किसी मुसलमान को मारने या लिंचिंग करने की बात नहीं कर सकते इस देश में। हम भारत के संविधान में जो भाईचारा है उसको नहीं तोड़ सकते, हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान में हमारी आस्था है, हम कोई सांप्रदायिक नहीं है। स्थिति यही बनी हुई आ रही है। अभी देश में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है लगभग पिछले 2-2.5 सालों से, पेपर लीक का मामला। तो कहीं कहीं ऐसा फील होता है इस मुद्दों को देख के कि जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, सरकार को लेकर और पेपर कराने वाली एजेंसियों को लेकर उनके मन में एक भय बन चुका है कि हम कितना भी तैयारी कर लें, कितना भी रिसोर्स हम खत्म कर लें, पेपर लीक हो जाना है। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है? सरकार इतना विफल कैसे हो सकती है किसी भी पेपर को लीक होने से बचाने के लिए? इसके 2-3 जो है बहुत मूलभूत बिंदु हैं। पहले तो जो पेपर में जो सरकारी मशीनरी अधिकारी इन्वॉल्व होते थे, अथॉरिटी इन्वॉल्व होती थी, उनसे छीन करके इन सारे जो है नौकरी कराने, कंडक्ट कराने, परीक्षा कंडक्ट कराने वाली जो मशीनरी थी, स्टेट गवर्नमेंट थी या सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उनसे उसको छीन लिया, क्योंकि उसमें जो है सरकार के अधिकारी शामिल होते थे। तो उन पर एक जो है दबाव था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी थी, एक ईमानदारी था, और जो है चूंकि वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है तो उनको जो है पब्लिक में जवाब देना पड़ता, उन पर कार्रवाई भी होती। इन्होंने उसको पहली बार छीन करके प्राइवेट वेंडर के प्राइवेट हाथों में दे दिया। और प्राइवेट हाथों में किसको दिया? जो कंपनियां, जो संस्था जो इनके अपने लोगों की थी। तो एक तो इनकी अपनी संस्था हो गई, सरकार से खींच करके प्राइवेट को दे दिए। प्राइवेट में इसलिए दिए कि ये जो शाखा मृग हैं, जो 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 सांप्रदायिक लोग हैं समाज में, जो हिंदू मुसलमान नफरत वाला, ये पढ़ाई में कहीं एक नंबर के जो है मूर्ख हैं, तो इनको क्राइटेरिया में कैसे लाया जाए, इसके लिए जो है पेपर तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि और सरकारी सिस्टम से आ नहीं पा रहे थे। अभी तक देखिए कि 2014-15 के बाद भर भर करके हायर एजुकेशन में कैसे खास विचारधारा के लोग आए, ऐसे अचानक नहीं आए, बल्कि उसकी प्लानिंग के तहत इनको जो है लाया गया है, क्योंकि ये अभी हायर एजुकेशन के जो मानदंड हैं उसको टच नहीं कर पा रहे थे। तो एक तो ये हुआ, इन्होंने प्राइवेट के हाथ में दिया। प्राइवेट के हाथ में देने के बाद जो है सेटिंग कराया। पेपर लीक इसलिए कराते हैं
क्योंकि पेपर लीक करा दो, फिर 4 महीना 6 महीना में एक बार वैकेंसी निकालो, फिर 6 महीना साल भर स्टूडेंट तैयारी करे, फिर पेपर लीक करा करके फिर उसको बैठा दो, तो फिर जो है नौकरी नहीं देना पड़े, तो पैसा भी गया, स्टूडेंट भी गया, फिर कहता है अरे पेपर लीक हो गया, हम दोबारा कराएंगे, तो दोबारा कराएंगे, फिर साल भर का प्रक्रिया अपनाई जाएगी, फिर फार्म भराया जाएगा। तो ये एक तरीके से ये करके एक तरीके से भारत के अंदर बेरोजगारी को जितना बढ़ाया जाएगा उतना ज़्यादा अंधविश्वास फैलेगा, बेरोजगारी को जितना ज़्यादा बढ़ाया जाएगा उतनी ज़्यादा जो है इनके कैडर बनेंगे, क्योंकि ये असंतोष जो है कहीं न कहीं धार्मिकता की तरफ ले जाएगा, ये असंतोष कहीं न कहीं जो है उस तरफ ले जाएगा जहां उसको तनिक होप दिखे। तो ये पेपर लीक एक साजिश के तहत हो रहा है। पहले तो नौकरी देना नहीं चाहते हैं इसलिए पेपर लीक कराते हैं, और अपने लोगों को भरने के लिए जो है कि उसमें ये पेपर लीक हो रहा है, खास चुनिंदे लोगों को इसमें पास कर। नीट वाला आप देख लीजिए, उसमें इतनी बड़ी मेरा अनुमान है, मेरा आशंका है कि इसमें रूलिंग क्लास के जो है भाजपा के नेताओं के बेटा बेटियों से लेकर के कुछ बड़े अधिकारियों के लोग शामिल हैं। इसलिए आप देखिएगा यूजीसी पे ये पेपर में क्या बोला कि इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज हुई है, तो नीट में कौन सा इंटीग्रिटी सुरक्षित रही है जो तुम्हें इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज नहीं हुई है? इंटीग्रिटी तो वहां भी कंप्रोमाइज हुई है, सेम संस्थान कराई है, सेम में एक जगह इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज हो रही है, सरकार का टर्मिनोलॉजी है यूजीसी का। दूसरी तरफ कह रहे हो कि नीट में कि इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है, वहां पर अब तुम डेट पे डेट आ रहा है, वहां कोर्ट भी नहीं कुछ कर रही है, वो भी डेट कर रही है उसको, और किसको बना रहे हो कमेटी के साथ जो एनटीए का खुद वो है। बाद में जब लोगों का जन दबाव आया, लगातार प्रोटेस्ट हुआ, तो जो है उसको हटाना पड़ा। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि बच्चों के भविष्य के साथ अगर किसी भी सरकार में सबसे ज्यादा खिलवाड़ हुआ है तो ये है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली बीजेपी सरकार। सबसे ज्यादा यूथ आज परेशान है, और सबसे ज्यादा जो है बेरोजगारी, सबसे ज्यादा जो है महंगाई इस सरकार में। तो ये सबसे ज्यादा मानसिक तनाव, फ्रस्ट्रेशन इस गवर्नमेंट में जो है, क्योंकि अब मान लीजिए जो नीट की तैयारी करने में प्राइवेट अगर कोचिंगों में जो है 1 से 1.5 लाख फीस है, इससे ज्यादा ही है, मतलब मिनिमम मान लीजिए एक बार का हो गया, अब मान लीजिए एक बार नहीं हुआ, दोबारी कर फिर उतने फीस हुआ, तो 2.5 से 3 लाख। आप सोचिए कि एक ओबीसी के घर के जो औसम छोटा सा किसान है, मजदूर है, उसका बेटा बेटी अगर 10+2 कर लिया, अगर उसका इंटरेस्ट है, पढ़ाई में तेज है, तो तैयारी ही नहीं कर पाएगा। तो कोचिंग संस्थान, ये कोचिंग संस्थान अचानक से इतनी क्यों फल फूल रहे हैं? क्योंकि एक खास वर्ग के बच्चों को ही इन तंजीमों में, इन विभागों में ले जाने का एक रोड मैप बनाया गया है, ताकि गरीब तो पहले से छट जाएगा, न 1.5 लाख कोचिंग का पैसा दे पाएगा, न वो डॉक्टर बन पाएगा, न इंजीनियर बन पाएगा। तो ये खास करके जो प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन विभाग हैं उसमें रूलिंग एलिट क्लास, अभिजात वर्गों को, प्रभु वर्ग को, बच्चों के लिए सेफ सीट सिक्योर करने के लिए ये इतना ज्यादा जो है मार्केटाइजेशन किया गया है।